हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत हो गया आपके हमारे नए और एक लेक्चर पे, जो कि क्या होने वाला है आपको पता है। लेक्चर नंबर 4 किसका? केमिकल बॉन्डिंग कोवेलेंट कंपाउंड के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। ठीक है सर। इससे पहले हमने 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिया था इसी चैप्टर के ऊपर में। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है। दूसरा में मैंने आपको बताया था कि आपका क्या नाम है, डायपोल मोमेंट के हेल्प से कैसे कोवेलेंट कंपाउंड के अलग अलग चीजों को जान सकते हो। तीसरे लेक्चर में मैंने मेटेलिक बॉन्डिंग के इंट्रोडक्शन वगैरह दे दिया और कोवेलेंट कंपाउंड को डायपोल मोमेंट को कंप्लीट करवाया था। आज होने वाला इस चैप्टर का हमारा चौथा लेक्चर, जो कि क्या होने वाला है, मेटेलिक बॉन्डिंग के ऊपर, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है। ठीक है। लास्ट वाले लेक्चर अगर आपने देख के आया तो उसमें मैंने लास्ट में जाते जाते आपको एक स्पॉइलर दे दिया था। तो आज वहीं से हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो भाई लेक्चर को कंटिन्यू हम लोग इस तरीके से करेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, अब आपको ये जानना है। लास्ट वाले लेक्चर पे मैंने आपको दे दिया था एविडेंस कि आपका मेटेलिक बॉन्ड, एविडेंस आपको क्या चीज का दिया था कि मेटेलिक बॉन्ड आयोनिक कंपाउंड से कैसे अलग है और मेटेलिक बॉन्ड कोवेलेंट कंपाउंड से कैसे अलग है। ठीक है। तो आज का लेक्चर का हमारा मेन हॉट टॉपिक क्या है, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। तो भाई मेटेलिक बॉन्ड बनता कैसे? मेटेलिक बॉन्ड आपके हिसाब से कैसे बनता है? जैसे कि मान लीजिए मेटेलिक बॉन्ड बनता है सर तब जब एक मेटल और एक नॉन मेटल बनाया बॉन्ड, नहीं बाबू। जब एक नॉन मेटल बनाया, नहीं बाबू। जब दो मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं, फिर एक मेटल नॉन मेटल भी शायद हो सकता है, पर मेनली मेजरली जो वेटेज होल्ड करता है कि एक मेटल जब दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बनाए, यानी कि सिमिलर काइंड ऑफ एटम के साथ, तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड ऐसे करके फॉर्म होता है। अब सर एक्चुअली मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है? ठीक है। तो भैया मेटेलिक बॉन्ड के केस में भी बहुत सारे ही है। जैसे आपका एटम को डिस्कवर करने के लिए पहले थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का आया, फिर बोर का आया, फिर स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन आया, फला डिमकाना सब कुछ आया ना। एंड ऑफ द डे में एटम तो आपको मिल गया ना। और से ही मेटेलिक बॉन्ड के लिए भी कई लोग आए। तो मान लीजिए पहले कोई आया, पर मेजरली किसको होल्ड किया जाता है पता है? यानी कि मेटेलिक बॉन्डिंग को किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बनाया गया आपको पता है? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ये होता है कि जैसे गैस कैसे मूव करता है। गैस तो लूजली बाउंडेड रहता है, कहीं भी मूव करते रहता है। जैसे गैस का पार्टिकल है, वो आपस में क्या है, आपस में बहुत दूर दूर है तभी गैस है। अगर वे पार्टिकल थोड़ा जितना दूर थे उससे और थोड़ा सामने तो क्या हो जाएंगे? लिक्विड। और सामने जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सॉलिड। तो मेटेलिक बॉन्ड को ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल पे ही रखा गया। ठीक है। कैसे रखा गया आपको पता है? मेटेलिक बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के बेसिस पे रखा गया। तो सर इसका कैसे होगा? पहले एक ठोक आया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलता है सर? फ्री इलेक्ट्रॉन ये थ्योरी क्या बोलता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन आपके वो फ्री है। फ्री इन द सेंस सर वो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्ड का भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, स्पॉइलर दे रहा हूं मैं आपको कि मेटेलिक बॉन्ड का भी जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इजीली मूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आया, वो अपना अपना थ्योरी दिया। ठीक है। पर वो फेल हो गया एंड ऑफ द डे पे। तो इसी मॉडल को एक आदमी मॉडिफाई किया और उसका नाम क्या दे दिया आपको पता है? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मतलब समझे ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल क्या होता है सर? कोई भी इलेक्ट्रॉन गैस के पार्टिकल जैसा मूव कर रहा है। अब गैस का पार्टिकल भी तो ऐसे ऐसे मूव करते रहता है। गैस का पार्टिकल अगर एक जगह पूरा आ जाए तो सॉलिड बन जाएगा, और वही पार्टिकल अगर थोड़ा कम हो जाए तो लिक्विड बन जाएगा। तो वही चीज है ना भैया। जैसे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल देख के रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया और थॉमसन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। और से ही जो इलेक्ट्रॉन गैस क्या है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है, वो क्या करेगा? इस वाले को, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ कर देगा। ठीक है। तो हमें मेजरली क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। तो पहले कौन है? इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब हमारा मेन क्या है? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ये मॉडल जो है बेसिकली हमें बताया कि मेटेलिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। भैया इतना समझ जाओ ना, कि इतना आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग को, इतना आप ये समझ जाओ कि मेटेलिक बॉन्डिंग को ऑन द बेसिस ऑफ गैस के पॉइंट ऑफ व्यू से उस बॉन्ड को बनता है, यानी कि उसका भी पार्टिकल्स लूजली बॉन्डेड रहता है, वो इधर उधर मूव कर सकता है। अब सर मेटेलिक बॉन्डिंग फॉर्म कैसे होता है? ठीक है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग के फॉर्मेशन में, मेटेलिक बॉन्डिंग के जो फॉर्मेशन है उसमें दो जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कौन है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले? एक होता है कर्नल,
वो मिलिट्री वाला कर्नल का बात, वो तो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर एक कर्नल यहाँ पर दूसरा है, ठीक है। और कौन प्ले करते हैं? वैलेंस, VALENCE, क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बाबू लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कर्नल कैसे फॉर्म होता है, अभी फिर से बताऊंगा। और आपको एक चीज याद है ना कि मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। एग्जांपल दे दूं इसका? हाँ सर दे दीजिए। जैसे मान लीजिए लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो उसका क्या है? 1s2 और 2s1, यानी कि आप इसका न्यूक्लियस बनाइए, पहला शेल दूसरा शेल ले लीजिए। पहला शेल में कितना सब सेल होते हैं? एक। वो कौन है? सिर्फ s, ठीक है। सर ये कैसे आप बोल दिए? अरे बाबू लास्ट लेक्चर में बताया था क्वांटम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1s, क्योंकि फर्स्ट शेल है। अब सेकंड शेल में क्या होता है? दो ठो सब शेल होते हैं, 2s और 2p। 2 क्या है? नंबर ऑफ शेल, यानी कि कौन सा नंबर के शेल है। और s यहाँ पर क्या है? पहला सब शेल। p क्या यहाँ पर? दूसरा सब शेल। तो आप जैसा कि देख सकते हैं लिथियम में कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पहले फिल होते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? s में, उसके बाद p में। तो यहाँ पर टोटल देखिए 1s में 1s का तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल रहता है, और 2p का, सॉरी 2s का और 2p का कितना ऑर्बिटल रहता है? 3। 1 2 3। यहाँ पर क्या है सर? 2p का तीनों वैकेंट ऑर्बिटल है अपने पास, और एक तो क्या है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या? सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 वैकेंट ऑर्बिटल है। तो मेटल्स में ये चीज बोला जाता है कि इट हैज मोर वैकेंट ऑर्बिटल देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैकेंट ऑर्बिटल ये सब मैंने सेकंड या थर्ड लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अब उसको, अगर आपको इस पार्ट में डाउट हो, जरूर जाकर उसको समझ लीजिए। अब सर कर्नल क्या होता है? कर्नल ये होता है कि when an atom leaves या फिर क्या डोनेट इलेक्ट्रॉन, then it becomes कर्नल, या फिर क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम यानी कि सर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बढ़ जाता है। उसी एटम को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ठीक है सर? हाँ ठीक है। अब सर कर्नल उसको क्यों बोलता है? मतलब क्या है सर? जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम का कितना है? 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम प्लस हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर जाएगा, तो अभी भी 11 प्रोटॉन तो इसके न्यूक्लियस में रहेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एकदम नॉर्मल स्टेट में सोडियम क्या 11 है, तो 2,8,1। अब सोडियम अगर प्लस साइन हो जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2,8। ये क्या हो जाएगा? 2,8, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल। इसी बाबू को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल। समझ गए ना? यानी कि बाबू जब भी कोई मेटल एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डोनेट करे, तो वो क्या बन जाता है? कर्नल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कितना? 12 है, 2,8,2। तो अभी आप इस स्टेट को कर्नल नहीं बोलोगे, मैग्नीशियम के नॉर्मल स्टेट को आप कर्नल नहीं बोलोगे। अगर आप यहीं पर मैग्नीशियम 2+ हो जाएगा, तो 12 तो प्रोटॉन अभी भी रहेंगे, पर 2,8 हो जाएगा। अब बाबू दूसरा चीज आपको पता ही है, आप BSc तक पहुंच गए हो, कि हमारा जो क्या नाम है आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, हमारा जो क्या है मैग्नीशियम है या सोडियम है, ये लोग कहीं से भी इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या देते हैं? अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देते हैं। इनर शेल ना ही न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को देते हैं। अगर आप न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पहले सेम ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर चल जाते हैं और प्रोटॉन वहीं पर रहते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि आप न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकाल, यानी कि आप न्यूक्लियर फिजन करवा दे रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप नहीं करा सकते। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां से जाएगा? वैलेंस शेल से जाएगा। और मान लीजिए आपको 2,8 से इसको 2,7 करना है मान लीजिए, तो आपका जान निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया आपको, तो आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए जीवन में। अरे भैया आप अपने जीवन में पूरा स्टेबल चल रहे हो, अभी मैं आऊंगा आपको एक परेशानी दूंगा तो आप परेशान, मतलब एक छोटा सा काम दे दूंगा, ठीक है। अब एकदम सो रहे हो, सुबह के 4 बज रहे, मैं बोलूंगा उठ दौड़, तो ये आपके लिए क्या हो गया? बर्डन हो गया। आप एकदम स्टेबल थे, सो रहे थे एकदम गहरी नींद में, सपना में देख रहे थे, हाय 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 क्या सपना है, एकदम आया, मैं उठाया, एकदम स्ट्रिक्ट सर हूं मैं, चलो उठ पढ़ने बैठ। आपका जीवन अनस्टेबल हो जाएगा ना उस समय में। वही चीज है, अनस्टेबिलिटी आने से ये नहीं देता है। तो अब सर ये हमारा दूसरा टॉपिक है, मैं भी बात करते करते कहां निकल गया। कर्नल क्या होता है? कर्नल क्या होता है बाबू? कर्नल ये होता है हमारा सोना बाबू, कर्नल ये होता है कि जब भी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन देके इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाए,
तो उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का नाम क्या होता है? कर्नल होता है। ठीक है, उस इलेक्ट्रोपॉजिटिव का नाम क्या होता है? कर्नल होता है। ये चीज था भैया कर्नल को पहचानने का तरीका। अब बॉन्ड कैसे बनता है वो बताता हूं। ठीक है, अब बॉन्ड कैसे बनता है इसको आपको नोट करना तो कर लीजिए। बॉन्ड कैसे बनेगा मेरा बाबू लोग को बता देते हैं हम। मेरे बाबू लोग बहुत ऑड लगता है सुनने में, सोना लोग को लगता है। तो भाई बॉन्ड कैसे बनेगा, इसको थोड़ा गिल्ला हो गया ये। बॉन्ड कैसे बनेगा, बॉन्ड कैसे बनेगा? ठीक है, तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये वैलेंस। अब यहां पर मैं बॉन्ड कैसे बनेगा वो सिखा रहा हूं। ठीक है, यहां पर क्या बनेगा? बॉन्ड। जैसे मान लीजिए एक ठो ये रूम है, एक ठो ये रूम है। ठीक है, एक ठो रूम है ये। यहां पर मान लीजिए सोडियम का 4 ठो एटम है। एक ठो सोडियम का एटम ये रहा, एक ठो सोडियम का एटम ये रहा, एक ठो सोडियम का एटम ये रहा, और एक ठो सोडियम का एटम ये रहा। ठीक है, ये क्या एक रूम में 4 ठो सोडियम का एटम पड़ा हुआ है एक ठो बक्सा में। रूम तो बहुत बड़ा है, मान लीजिए हाई नहीं हाई बड़ा रूम है, 4 ठो सोडियम पड़ा हुआ है। ऐसे बाबू मजा नहीं आ रहा है, एक छोटा सा बॉक्स मान लीजिए, उसमें मान लीजिए 4 ठो सोडियम का पार्टिकल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या नॉर्मल सोडियम का पार्टिकल। अगर यही सोडियम का पार्टिकल -1 इलेक्ट्रॉन कर दे ईच, अगर हर कोई अपने एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। भैया एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद तो पॉजिटिविटी बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? पॉजिटिव साइन। तो बाबू अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन, एक रूम है, बंद सा कमरा है, अगर वहां पर आप अपना 10 रुपए छोड़ोगे तो क्या नाम है? अरे भाई गजब का एग्जांपल है। गजब का एग्जांपल क्या आ गया सर आपको अचानक से? एक रूम है, 4 आप लोग दोस्तों, चारों दरिंदे हो। ठीक है, ज्यादा गलत नहीं सोचना। यहाँ एक आपका दोस्त बैठा हुआ है, वहां एक दोस्त बैठा हुआ है, वहां एक दोस्त बैठा हुआ है, यहाँ एक दोस्त बैठा हुआ है। ऊपर से मान लीजिए गिरा पिज्जा, एकदम नीचे उतरा। ठीक है, चारों एकदम कुत्ते से जाएंगे ना दौड़ते हुए करके, एकदम वहां तक जाओगे ना एकदम पकड़ने के लिए उसको। तो यही चीज है दरंदगी। दरंदगी है भाई पिज्जा के लिए, उसका प्यार है आप लोग। जैसे यहाँ चारों को पिज्जा लवर हो, ठीक है, एकदम आया यहाँ से वहां से, 2 जन दौड़ा, 2 जन दौड़ा, एकदम टूट पड़ोगे ना उसके ऊपर, और से मेटेलिक बॉन्ड बनता है। और से क्या बनता है? मेटेलिक बॉन्ड बनता है, पर ये उतना स्ट्रांग नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल दे दिया। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, यानी कि अब ये क्या बन गया? सोडियम। अब से अब ये क्या बन गया? कर्नल बन गया। और अपने इलेक्ट्रॉन को कहां रख दिए? यहां पर रख दिए। 4 इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए यहां पर रख दिए। ठीक है, तो अब क्या होगा ना, इन 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर मान लीजिए 4 पिज्जा गिरा ऊपर से। ठीक है, तो चारों का उस पर नजर होगा, कुछ चारों तो सोचेगा ना भाई कि कैसे हम वो 4 पिज्जा खा ले। आपको बहुत तेज का भूख है, 2 दिन से खाना नहीं खाओ, 3 दिन से नहाए नहीं, 4 दिन से बाथरूम नहीं किया, फिर भी आपको भूख है बहुत तेज का। तो मान लीजिए आपके 4 पिज्जा यहाँ पर रखे हुए, तो चारों को उस पर फोर्स लगाए ना एकदम भयंकर टाइप से। उस और एक अच्छा एग्जांपल आपको दे दे, क्या दे दे? जैसे मान लीजिए आप लोग 4 दोस्त बैठे हुए थे, चारों 10-10 रुपए बीच में रखे, तो चारों उसके ऊपर एक फोर्स है ना, चारों का एक फोर्स है ना भैया, जैसे मौका मिलेगा साले को हथियार लेंगे। चारों के ऊपर क्या फोर्स है? ठीक है, तो ये चारों का इसके ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है, ये चारों के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो यही फोर्स और यही कर्नल और इलेक्ट्रॉन के बीच के फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटेलिक बॉन्डिंग बोलते हैं। वाह सर क्या समझा है, इतना अच्छा से तो हम भी नहीं समझे थे। थैंक यू राघव सर। यानी कि सर कि ऑल द इलेक्ट्रॉन आर इन होल्ड ऑफ द अदर, ऑल द इलेक्ट्रॉन आर इन अ होल्ड ऑफ अदर, all the electron are in a hold of other kernel means the electron are mobile, so they will conduct electricity. so इतना बस इतना। अब सर ये जो आ गया कि इलेक्ट्रॉन और मोबाइल, ये कैसे हो गया सर? ठीक है, एक चीज तो आप समझ गए ना कि मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होगा। 4 कर्नल है, अपना कुछ वहां पर रख दिए, चारों एक दूसरे देखे, मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर 4 पॉजिटिव है, बीच में 4 नेगेटिव है। हाय हाय सोनी सोनी, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? सब अट्रैक्ट करेंगे। उसी तरीके से क्या फॉर्म होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग। पूरी जो 4 सोनी बीच में बैठी हुई है ना, वो लोग कहीं पर भी कभी भी मूव कर सकते हैं, कभी भी वो क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग का यही खासियत है कि जो उसके बीच के इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपस में मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको नोट करिए, फिर मैं आपको एक मस्त सा पॉइंट बताता हूं, आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब सर आपके मन में एक चीज नहीं आ रहा है कि सर आपस में ये लोग चारों क्या कर लिए हैं? ऐसे बॉन्ड बना लिया और इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, सर मेटेलिक बॉन्डिंग खराब नहीं हो जाएगा? अरे बाबू,
इलेक्ट्रॉन का मूव करना मेटेलिक बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? अरे बाबू, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होगा? सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, हाँ बाबू, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करवाता है? मेटल्स। कॉपर क्या है? मेटल। जितने भी आपके घर में वायर्स लगे हुए हैं, जितने भी आपके घर में कनेक्शन आ रहे हैं, सबके अंदर कौन दौड़ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है? कॉपर के वायर में दौड़ रहा है। उसके ऊपर तो रबर का एक लगा देता है कि मटेरियल की निकले ना, तो इलेक्ट्रिसिटी भैया दौड़ेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए वुड है, वुड में आप इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा दो, मान जाएंगे आपको। तो वुड मेटेलिक बॉन्डिंग थोड़ी ना बनाता है। वुड मान लीजिए आयोनिक बना है, कोवेलेंट बना है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो दूसरा बात है। मेटेलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का मूव करना उतना ही जरूरी है जितना आपका कॉलेज जाना उसके लिए जरूरी है, समझे? कॉलेज नहीं जाओगे, वो भी नहीं जाएगी, भैया मूव करना जरूरी है। वही बात होगी बिना दाल की पानी, चलो एकदम साथ में। यानी कि सर मेटेलिक बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तभी ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है मोबाइल रहता है। कैसे होगा बता रहा हूं, ठीक है? अब इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी से। हाँ भाई, तो अब क्या है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली हेल्ड है, या लूजली बाउंड लिख देते हैं, बाउंड लिख देते हैं, लूजली बाउंड by the kernel. Thus electron can easily leave one kernel and move to another because of more vacant orbital. ठीक है? यानी कि बाबू कर्नल से जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा बंधे हुए नहीं है, लूजली है। ये इसका पहला रीजन इलेक्ट्रॉन का मूव कंडक्शन होने का, यानी कि मूव करने का। और दूसरा रीजन क्या आपको पता है? कि वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज्यादा है। अरे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल आपको देते हैं हम, इसका एग्जांपल आपको देते हैं कि आपके घर है, ठीक है? घर में अगर एक कमरा है और रहने वाले सिर्फ आप एक आदमी हो, तो आप आराम से एक कमरे में रहोगे, ठीक है? अगर आपके पास घर में 4 कमरे हैं और आप सिंगल एक आदमी हो, तो आप एकदम 4 कमरे में इजीली मूव नहीं करोगे। आपका मर्जी, आप हो राजा। कौन राजा बोझ, कौन गंगू तेली, आप हो राजा। आपका मन जहां मूव करना है करो। तो वही बात है कि इलेक्ट्रॉन के पास, मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज्यादा है। सर आपको लिथियम बताया था ना, 3 तो वैकेंट ऑर्बिटल है पी वाले में, तीनों खाली बैठे हुए हैं, और एक में इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। सेकंड शेल में भैया कहीं भी। तो इसलिए पहला रीजन क्या, कर्नल से जो कर्नल है वो बहुत ज्यादा आपस में स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं है। दूसरा क्या है कि क्या नाम आपका वैकेंट ऑर्बिटल बहुत ज्यादा है, ठीक है? और एक रिलेशन आपको दे दिया कि मेटेलिक बॉन्ड जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम और मैग्नीशियम है, जैसे मान लीजिए 4 सोडियम है, ठीक है? तो 4 सोडियम के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? और मान लीजिए 4 मैग्नीशियम है, तो एक मैग्नीशियम के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mg2+ होता है ना, तो इससे कितने हैं? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो बाबू कौन सा बताओ? मान लो कि एक बॉन्ड है, जैसे एक मान लो कि एक ये जो मेरा हाथ है, ठीक है? इसको ऐसे 8 लोग ऐसे 8 लोग ऐसे जगड़ के रखे हैं, और उसमें मैं हथौड़ा मारूंगा तो मेरा हाथ जल्दी से छूट जाएगा। कि ऐसे एक मेरा हाथ थाम के बैठे हैं और ऐसे 4 लोग मेरे हाथ थाम के बैठे और मैं हथौड़ा मारूंगा जल्दी छूट जाएगा। 4 में भाई, और से जितना ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना स्ट्रांग वो क्या हो जाएगा? बॉन्डिंग, ठीक है? अरे आप उसका हाथ पकड़ के बैठे हो तो आपका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा ना, ये फालतू बात है। तो क्या नाम है यहाँ पर, यही चीज है, ठीक है? अब क्या नाम है आपका, ये चीज है। तो 4 सोडियम का हो गया और मैग्नीशियम का हो गया ऐसा। अब भैया मेटेलिक बॉन्डिंग का समझिए कि हाँ कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है। अब दिखा रहा हूँ वैलेंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग ऐसे फॉर्म होता है। आपको मैं बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? तो आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। भैया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल का मतलब क्या है सर? ये ना कहीं भी घूमता रहता है, यानी कि ये जो आपस में बॉन्ड बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड के जैसे नहीं है कि आपस में एक दोनों हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे या साइडवाइज ओवरलैपिंग करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड जैसा तमाशा नहीं करता है ये। डायरेक्ट क्या करता है कि आपका क्या नाम है, नॉन डायरेक्शनल, कहीं से बॉन्ड बनाता है। ऐसे एक पैर ऊपर करके बैठा हुआ है, बॉन्ड बना लिया, 2 पैर हवा में, मुंडी नीचे, बॉन्ड बना लिया, सामने वाले के साथ उसी रिलेशन में बॉन्ड बना लेता है। तो इट इज क्या, नॉन डायरेक्शनल। इट मींस द इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन कैन इजीली मूव, इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द कर्नल हैव अ होल्ड ऑन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, एंड ऑल्सो द कर्नल have a hold on
डिफरेंट इलेक्ट्रॉन। कैसे सर कर्नल का डिफरेंट इलेक्ट्रॉन में होल्ड है? अरे भैया कोवेलेंट क्या है, एकदम अपना बना ले पिया करता है, एकदम सामने सामने से ओवरलैप करता है। पर वहीं पर मेटेलिक बॉन्ड में क्या है, कर्नल, जैसे मान लीजिए एक कर्नल और एक इलेक्ट्रॉन आपस में बॉन्ड बना रहा है, तो एक पैर ऊपर एक पैर नीचे, सामने वाले का एक पैर ऊपर दो पैर नीचे, सॉरी दो पैर ऊपर और मुंडी नीचे, तो ऐसे करके एक बॉन्ड ऐसे मान लीजिए उल्टा उल्टा होकर बना लिया। तो यहाँ पर भी स्पेस बचा ना, मान लो ना यार, मान लो ना भाई, ऐसे ही तो होता है। अगर मान लीजिए आप एकदम हेड ऑन ओवरलैपिंग कर लिए तो कहीं से आप सामने से किसी को हक कर पाओगे, और पर भैया आपने कैसा हक किया, ऐसे करके, ऐसे सामने से दो जन आ रहा है तो आधा को ये पोर्शन में रखा, आधा को ये पोर्शन में रखा, दोनों को एकदम ऐसे करके हक किया आपने दो बड़े बड़े हाथ से, तो इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, दूसरा क्या है, इट इज अ वीक बॉन्ड, ये तो पता ही था सर, तभी तो ससुरा 10 जगह मुंह मार लेता है। इट इज अ वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड मतलब क्या होता है सर? वीक बॉन्ड क्या होता है बाबू, कि बिकॉज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्टेड साइमल्टेनियसली बाय लार्ज नंबर ऑफ कर्नल, सो यहां पर वीक बॉन्ड क्यों है सर? बिकॉज द कर्नल आर साइमल्टेनियसली attracted by different इलेक्ट्रॉन। भैया यहाँ पर जो कर्नल है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन से, क्यों? यहाँ पर आए तो लोग का बॉन्ड बनता है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, वीक बॉन्ड, इनका जो रिश्तेदारी हो इतना स्ट्रांग नहीं होगा, होशियार को ये सारा ही काफी है। ठीक है, अब क्या हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आओ मेरी जान, थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझते हैं कि कैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सर थर्मल कंडक्टिविटी ये कहते हैं कि व्हेन मेटल आर हीटेड द इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल एब्सॉर्ब एनर्जी एंड ट्रांसफर दिस एनर्जी टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन, देन इट रिटर्न्स टू द सोर्स एंड रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द टेम्परेचर ऑफ होल मेटल इज सेम। बाबू आप समझे? नहीं समझे? हम आपको समझाते हैं, हम आपको समझाएंगे, हम आपको समझाएंगे। हम कहाँ गए हैं? हम यहाँ पर आए हैं अपने दुकान के एक डस्टबिन को लेने के लिए सर, ठीक है, एकदम डस्टबिन को लेके आए, ठीक है। मान लीजिए इसमें क्या है, पानी है, इसमें क्या है, पानी है, और ये डस्टबिन किस चीज से बना हुआ है, मेटल से बना हुआ है, ठीक है, किस चीज से, मेटल से बना हुआ है। तो यहाँ पर पानी है, इसको हम लोग नीचे से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसको नीचे से क्या कर रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं हम लोग, हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट करने से क्या होगा, ये जो पानी के, ये देखो पानी का पार्टिकल दिख रहा है ना, पानी पानी मछली मछली, तो पानी के जो पार्टिकल है, जब इसको ऐसे नीचे से इसके यहाँ पर हीट दोगे, आप इसको बूम बूम हीट दोगे, तो यहाँ पर क्या होगा ना, जो पानी है ना वो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। देखोगे ना, ऐसे पहले स्टार्टिंग में बबल बनते हैं, तो बबल बनते हैं मतलब क्या होता है सर, ये क्या करेगा ना, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो ठो हीट के, जैसे ये मान लीजिए हीट है, ठीक है, और एक मिनट बाबू, डस्टबिन का काम खत्म हुआ। जैसे मान लीजिए ये हमारा पास ये हीट का सोर्स है और ये हमारे पास पेन है, और इसके अलग अलग यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे हैं। तो जैसे आप हीट कर रहे हो इसको, तो आप हीट कर रहे हो, तो ये जो पहला पार्टिकल है ना, ये दूसरे पार्टिकल को मारेगा, फिर तीसरे पार्टिकल को मारेगा, फिर चौथे को मारेगा, फिर वापस से ये चारों ठंडा हो गया इतना मार करने के बाद, तो वापस से पहला वाला आएगा, फिर से थोड़ा हीट लेगा, फिर छठवां तक पहुंच जाएगा, फिर सातवां तक। यानी कि समझ लो ना कि मेटल्स बाबू गुड सोर्स होते हैं हीट के, और वो ना ऐसा कब तक करते हैं, जब तक पूरा पैन का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए। मान लीजिए इस पार्ट का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पार्ट का टेम्परेचर मान लीजिए 70 डिग्री सेल्सियस, तो ये लोग क्या करेगा ना, यहाँ से 30 डिग्री सेल्सियस दे के 15-15 यानी कि दोनों जगह 90-90 कर लेगा, और भाईचारा पूरा मेंटेन करेगा, ओवरऑल पैन में 90 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहेगा। तो इसलिए मेटल थर्मल कंडक्टिविटी मेटल्स में अच्छा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करता है, देखिए सर, यहाँ पर मान लीजिए एक बीकर है, यहाँ पर ये क्या है, कैथोड। कैथोड क्या पता है ना आपको, नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड है। ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, एनोड। एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और एनायन क्या नेगेटिवली चार्ज होता है, और कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पर जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिए, यानी कि नॉर्मली ये मान लीजिए डिस्टिल्ड वाटर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसके जो डिस्टिल्ड वाटर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली आए बाएं जगह घूम रहे। जैसे ही आप तड़ाक से पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ना, क्लास 12 में ड्रिप वेलोसिटी पढ़े थे, उसमें ये कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पर जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे ना, तो क्या होगा ना
कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन में तरफ बढ़ना जाएंगे। यानी कि मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन ए यहाँ पर गुजबातिया कर रहा था वो डायरेक्ट पॉजिटिव में जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बी गुजबातिया कर रहा था वो भी बी की तरफ जाएगा। यानी कि एंड ऑफ द डे में पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद हर जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ जाते जाएगा। सर ऐसे तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव भर भर के पूरा भर जाएगा, ये हमारी अभी की टॉपिक नहीं है। दूसरा चीज सर, ये जो नेगेटिव है ये एंड ऑफ द डे में किससे बना हुआ है? मेटल से। इसके पास भी क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जाते रहते यहाँ पर बीच में स्पेस आएगा ना, एक समय मान लीजिए कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन थे, वो पूरा यहाँ पर चल गया तो बीच में स्पेस आ गया। तो ये स्पेस में एंड ऑफ द डे में क्या होता है, कैथोड भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है कि बाबू तुम लोग भी चल जाओ, और इस तरीका से हम लोग इलेक्ट्रॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करता है। तो यहाँ क्या है, बिफोर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस द इलेक्ट्रॉन मूव इन एनी डायरेक्शन, but after applying potential difference the electron start moving from negative to positive electrode. At the same time vacant space is filled by electron coming from cathode because cathode is also a metal. cathode भी किससे बना हुआ है? मेटल से बना हुआ। प्लेटिनम वगैरह से थोड़ी ना बना हुआ है कि वो रिएक्शन नहीं करेगा, बना तो मेटल से। मान लीजिए कोई भी मेटल है, मान लीजिए मैग्नीशियम मेटल का बना हुआ, तो अभी अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और फिजिकल प्रॉपर्टीज की कहानी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर के मदद से हमारा क्या होता है। टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि सर कंडक्टिविटी जो है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने की क्षमता जो होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ऐसे लिख देते, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पर अभी मैं आपको रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि रेजिस्टेंस कैसे अप्लाई होता है। अभी पूरा आपको रेजिस्टेंस का मक्खन जैसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, मेरे दिमाग में एकदम हिट कर रहा है। सर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर क्यों होता है सर? ठीक है, अभी आप कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन। ठीक है, ये क्या है, कॉपर का वायर है। ये क्या है, कॉपर का वायर है। किसका वायर है बाबू? ये कॉपर का। तो कॉपर का वायर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे कंडक्ट होते हैं? कॉपर अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, वो मूव करता है। ठीक है, कॉपर क्या अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो ये कॉपर का वायर है, कॉपर क्या हो गया, प्लस हो गया मान लीजिए। ठीक है, और अपने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और से बहुत सारे कॉपर के पार्टिकल सब Cu प्लस इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये लोग क्या बना लिए ना, मेटेलिक बॉन्डिंग यहाँ पर बना लिए। ठीक है, अब क्या हुआ सर, कॉपर प्लस क्या हो गया, कर्नल हो गया। क्यों कर्नल हो गया बाबू? जब भी कोई नॉर्मल एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो क्या बन जाता है, कर्नल बन जाता है। तो जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना, तो एक पॉइंट तक टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, एकदम धड़ाक से कॉपर अपना देगा, धड़ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, एकदम मस्त काम चलेगा। ठीक है, अब एक्सेस टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, मान लीजिए एक पॉइंट होगा, उसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाने जाओगे ना, तो कर्नल भी मूव करने, कर्नल तो नॉर्मली मूव कर, और इलेक्ट्रॉन तो एक कर्नल से छूट के दूसरे कर्नल पे जा ही रहा है। पर क्या होगा ना, अगर आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे ना, तो ना कर्नल भी भयंकर तेजी से मूव करना चालू हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी बहुत तेजी से मूव करना चालू हो जाएगा। तो यही से होता है रेजिस्टेंस। अरे भैया, वायर में रेजिस्टेंस कौन शो करता है? उसका घर का आदमी ही शो करता है सर, कर्नल और इलेक्ट्रॉन ही रेजिस्टेंस शो करता है। हाँ सर, मतलब समझिए कि कर्नल और इलेक्ट्रॉन आपस में इतने अच्छे दोस्त हैं कि दोनों साथ में मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं हमें। पर कभी कभी ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है और हमें रेजिस्टेंस भी, रुकावट भी दे देती है। हम लोग वायर में कोई रेजिस्टेंस थोड़ी ना लगाते हैं, वहां पर जाके घर का वेदी ही लंका ढाके। देखिए हो ना रेड पिक्चर, वहीं पर ये चीज बोला जाता है। तो रेजिस्टेंस क्या, तो सर रेजिस्टेंस क्या होता है सर? रेजिस्टेंस यही कॉन्सेप्ट से बनता है। रेजिस्टेंस कहां से आता है वायर में? यहीं से आता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है तभी करंट हमें मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल कोलाइड विथ ईच अदर रैपिडली, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी, सो वी गेट रेजिस्टेंस, घर का वेदी ही लंका ढाके। देखिए मान लीजिए नॉर्मल सीन में भी रेजिस्टेंस तो ऑफर होता ही है वायर में। ठीक है, अब आप वहां पर और एक कैटलिस्ट का काम कर रहे हो, यानी कि आप वहां पर टेम्परेचर दे दे रहे हो, तो और ज्यादा होगा, तभी रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम अपना डेफिनेशन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। When temperature increases, the movement of electron and kernel goes on increasing and they collide with each other. भैया यही चीज तो हम लिख दिए यहाँ, क्या यही चीज तो लिख दिए कि इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल कोलाइड विद ईच अदर रैपिडली, सो वी रेजिस्टेंस, मां मेरा इंग्लिश, सो वी गेट रेजिस्टेंस, सो वी गेट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहीं पर होता है।
ये दोनों के कोलाइड से ही रेजिस्टेंस का जनरेशन होता है। और कोलाइड ज्यादा कब होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे। यहाँ पर ये भी लिख लो कि कोलाइड ज्यादा कब होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे। ठीक है सर? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी एक दो फिजिकल प्रॉपर्टीज और है, फिर हम लोग बस एंड ऑफ द डे में देखेंगे ड्रॉबैक मेटेलिक बॉन्डिंग का। ठीक है, यानी कि मेटेलिक बॉन्डिंग का जो इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक बॉन्डिंग तो सही है, पर जो इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है उसका थोड़ा ड्रॉबैक आ गया था। फिर उसके बाद इसका भी थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है बाबू, वो भी बता देंगे आपको। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। मतलब केमिस्ट्री में आप एक चीज देख रहे हो ना भाई, खाली कोई आता है वो ससुरा फेल हो जाता है, फिर उसके बाद कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है वो बताता है। अब इसका ड्रॉबैक क्या होता है पता है आपको? कि मेटेलिक बॉन्डिंग ठीक है अपनी जगह पे, पर उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं कहीं पर अपना जात दिखा देता है, यानी कि कहीं कहीं पर दोगलापन होने लग जाता है। तो वहां पर आया फिर वीबीटी आया, फिर बैंड थ्योरी आया। यानी कि अब इलेक्ट्रॉन बोला कि इलेक्ट्रॉन बैंड्स में होता है। कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा भाई, आपका मास्टर भी जिंदा है ना, सब बताएगा। तो अब क्या है? मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये कौन सी बला है? चौथा क्या है? मेलिएबल। तो तीसरा जो भी है मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल के पास ये प्रॉपर्टी है कि वो मेलिएबल है और डक्टाइल है। मेलिएबल यानी कि आराम से आप उसको शीट्स के फॉर्म में काट सकते हो, और डक्टाइल यानी कि आप उसको इजीली वायर के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। तो इसका क्या है? बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शन एंड कर्नल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, बता रहे बिकॉज दे आर नॉन डायरेक्शनल एंड कर्नल एडजस्ट अकॉर्डिंगली। यानी कि सर सबसे पहले मेलिएबल यानी कि शीट्स में आ सकते हैं ना, ड्रॉन इनटू शीट्स। डक्टाइल यानी कि वायर्स के फॉर्म में इसको लपेटा भी जा सकता है मेटल्स को। हाँ सर, हम लोग तो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग है वो नॉन डायरेक्शनल है। कर्नल ऐसे मान लीजिए, एकदम बेस्ट एग्जांपल आया, कर्नल ऐसे करके दो जन के साथ अपना आधा आधा बॉडी पार्ट को शेयर किया हुआ था नॉन डायरेक्शनल होने के कारण। अब क्या हो गया? अगर आप इसको 20 से काट दोगे तो आधा हिस्सा इसके लिए होगा, आधा हिस्सा इसके लिए होगा। मेरा हिंदी क्या हो रहा है? आधा हिस्सा ये बाबू के लिए होगा, आधा हिस्सा दूसरे बाबू के लिए होगा, ये इस वाले बाबू के लिए। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल होने की वजह से ये मेलिएबल और डक्टाइल है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये वायर है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ए ए ए ए ए ए ए ए ए करके इसका ये सब कर्नल है। ये सब क्या है? कर्नल है। इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। अगर आप इसको 20 से काट दोगे तो ये एकदम इक्वल हाफ में आपको मिल जाएंगे। एकदम इक्वल हाफ में आपको क्या मिल जाएगा? अभी भी ए है, ए यहाँ पर भी है। तो ये क्या हो गया? मेलिएबल का मतलब, यानी कि आप इसको 20 से काटे और इसको फोल्ड कर दिया और निकाल दिए ऐसे, तो ये शीट्स के फॉर्म में इजीली आ जाएंगे। ये मेटल का एक प्रॉपर्टी है। और डक्टाइल यानी कि आप इसको ऐसे करके मोड़ोगे तो ये इजीली मुड़ भी जाएंगे। ये सब मेटल के क्या है? प्रॉपर्टी है। और आखिरी प्रॉपर्टी क्या है? लक्सचर, यानी कि मेटल चमकता क्यों है? मेटल चमकता क्यों है? अभी आपको ये प्रॉपर्टी भी हम समझा देते हैं। ठीक है, मेटल का क्या होता है ना, लो आयोनेशन एनर्जी होता है। लो आयोनेशन एनर्जी यानी कि सर, यानी कि मेटल्स को आप आराम से एनर्जी दोगे और आराम से आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, यानी कि थोड़े से एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन इजीली एमिट कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है कि मेटल्स के लो आयोनेशन एनर्जी होने के कारण, मेटल्स के लो आयोनेशन एनर्जी होने के कारण यहाँ पर क्या सीन जनरेट होता है? ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक मेटल रखा हुआ है, उसके ऊपर से हम लोग क्या डाले? लाइट को एमिट किए, तो इसका इलेक्ट्रॉन ना थोड़ा सा एनर्जी देखने में एकदम खुश हो जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी पाके निकल जाता है। जैसे निकलेगा ना उसका इलेक्ट्रॉन में ज्यादा अगर एनर्जी आ गया तो हायर स्टेट में चल जाएगा और वहां पर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आएगा और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक रेडिएशन देगा जो कि विजिबल रेंज में आता है और लस्टर शो करते हैं। अगर इतना आपको नहीं समझ में आया तो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें, फिर भी नहीं समझ में आया तो बाबू इतना ध्यान नहीं दीजिए, बस लेक्चर में समझ जाइए कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है भाई, बहुत ज्यादा बेइंतहा खूबसूरत है। दूसरा क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है सर? मैं जो समझाया एकदम समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट उतना जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होगा, यानी कि इसे बहुत ज्यादा टेंशन होंगे। अब क्या समझाऊं इसमें भाई? जैसे कि मान लीजिए आप इसको, जैसे मेटल है, आप उसको वायर्स के फॉर्म में तो कर सकते हो, पर अलग कर सकते हो क्या उसको? हाँ, दम लगा के नहीं बाबू, नहीं कर सकते ना, जान निकल जाएगी। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और फिर क्या है सर? इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी भी इसका हाई होता है। हाई सर कैसे होता है? इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दोगे तो वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में कितना रिगेन कर पाए। तो मान लीजिए एक रबर है
और एक रॉड है, तो किसका इलास्टिसिटी ज्यादा होगा? रॉड का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो रॉड अपने ओरिजिनल शेप को जल्दी से ले लेगा, पर लेकिन रबर नहीं ले पाएगा। नई स्टैंडर्ड फिजिक्स। ओके, अब भैया आखिरी हमारा क्या? ड्रॉबैक, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ठीक है, चलो आप इसको नोट कर लो जल्दी से बाबू। इलास्टिसिटी समझे ना भाई? इलास्टिसिटी क्या होता है कि जब भी आप इलास्टिसिटी उसको नहीं बोलते हैं, जैसे कि रबर है, आप उसको खींचे तो उसको इलास्टिक नहीं बोलते हैं। रबर को जब आप खींचे और अपना डिफॉर्मिंग, जैसे ये मान लीजिए आप ये हाथ से डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं, यानी कि उसके शेप को आप चेंज करते हो, उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मान लीजिए रबर है, तो जब इसको करके खींचे तो ये इलास्टिसिटी नहीं हो, कितना खींचा वो इलास्टिसिटी नहीं है, वो ये फोर्स हटाने के बाद कितने अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लिया, वो होता है इलास्टिसिटी। तो आप अब एक ऐसे ही काम करो, एक रबर यानी कि जो इसे नोट बांधते हो आप, वो रबर को खींचो और एक तरफ में लोहा को खींचो। डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद कौन ओरिजिनल शेप जल्दी गेन करता है? लोहा। तो इलास्टिसिटी तभी उसका ज्यादा होता है। ठीक है, यही है भाई। अब क्या है, सब बच्चे वाले पॉइंट को ज्यादा समझाऊं मैं? तो ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल का। अभी बोलेंगे मास्टर बहुत चालू है साला, पहले तो एकदम अपना समझ के इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल समझाता है, फिर धप्पा दे देता है हम लोग को। क्या करे बाबू, अब इतने धप्पा खा लिए कि आप लोग को भी धप्पा देते हैं। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट धप्पा देना देना। ठीक है, हम समझ गए। अब क्या सर लास्ट के लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। ऐसा क्या लिमिटेशन आन पड़ा है? लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, क्या लिमिटेशन आ गया सर इसका? ऐसा बाबू, इसका पहला लिमिटेशन क्या है? इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कितना? 3300 डिग्री सेल्सियस, और मर्क्यूरी का सिर्फ 39 डिग्री सेल्सियस क्यों है, ये बताना नहीं पाया। यानी कि भैया टंगस्टन का मेल्टिंग, यानी कि टंगस्टन को अगर आपको मेल्ट करना है, जो आपके पुराने बल्ब्स में लगता था, तो उसके लिए आपको 3300 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा। वहीं पर मर्क्यूरी भी क्या मेटल है, आप उसको 39 डिग्री दोगे वो बॉयल हो जाएगा, यानी वो पिघल जाएगा। तो इसका रीजन इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल के पास, जो साइंटिस्ट था उसके पास नहीं था। ठीक है, और इट डजंट एक्सप्लेन, ऐसे इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई मेटल हैव हायर इलेक्ट्रिकल, और ये भी इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई metal have high electrical conductivity. like क्या सर? Ag is better than Pb। भैया दोनों मेटल है, पर Ag क्यों बेटर है Pb से वो बता नहीं पाया, और क्यों अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ये बता नहीं पाया। तो भाई आज के लेक्चर पे इतना ही। कुछ भी डाउट है तो जरूर से कमेंट करो, नेक्स्ट वाले लेक्चर पे मैं आपको इसके आगे का बढ़ाऊंगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।